सो लेट्स स्टार्ट। आज हम देखते हैं अपना लेक्चर नंबर 2 ऑन लॉज ऑफ मोशन। सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था वी हैव बिल्डअप द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ इनर्शिया, जो कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ था। तो कैसे बिल्डअप किया था हमने, हमारे सामने वी हैव सीन, पहले हमने एरिस्टोटल की फैलेसी देखी थी। व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द एरिस्टोटल के ही हैज़ कंसीडर्ड कि कोई भी बॉडी को यूनिफॉर्मली मूव करने के लिए एक फोर्स की ज़रूरत है, जो कि गैलीलियो ने आके ही हैज़ गॉन इनटू मोर फंडामेंटल कि क्यों ज़रूरत पड़ती है किसी एक्सटर्नल एजेंसी की। तो ही हैज़ गॉन मोर इनटू फंडामेंटल एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम के एंड ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट वाज द फ्लॉ इन द एरिस्टोटल फैलेसी के हमारे को कांस्टेंट फोर्स की ज़रूरत नहीं पड़ती व्हेन द बॉडी इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, देन ऑन दिस ही हैज़ बिल्ड अप द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया, और उसी इनर्शिया के कॉन्सेप्ट को न्यूटन ने देन ही हैज़ बिल्ड अप द न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है, इन द लेक्चर 2 वी आर गोइंग टू सी, सो लेक्चर नंबर 2 में वी आर गोइंग टू सी न्यूटन सेकेंड लॉ। ठीक है, और जो कि इसके साथ साथ हम लोग दो एक इंपॉर्टेंट टर्म्स इसके साथ साथ बिल्डअप करेंगे, कॉन्सेप्ट मोमेंटम का और इम्पल्स का। तो सेकेंड लॉ जो बिल्डअप होगा वो थ्रू मोमेंटम ही होगा, और फिर इम्पल्स भी वी आर गोइंग टू सी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मोमेंटम एंड आर फोर्स। ठीक है, मोमेंटम और फोर्स के कॉन्टेक्स्ट में ही हम लोग इम्पल्स देखेंगे। फिर हम देखेंगे न्यूटन्स का थर्ड लॉ। ठीक है, सो आज का जो हमारा लेक्चर है उसका एक कंसेप्चुअल बिल्डअप देख लेते हैं, किस तरीके से बिल्डअप हो रहा है एनसीईआरटी में, और फिर वी आर गोइंग टू गो इनटू द एनसीईआरटी एंड स्टार्ट रीड लाइन बाय लाइन। ठीक है, सो हमारा जो आज का है न्यूटन सेकेंड लॉ देखेंगे। पहले न्यूटन के सेकेंड लॉ में हम लोग क्वालिटेटिव बिल्डअप करेंगे। क्वालिटेटिव बिल्डअप हम देखेंगे कि इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ मोमेंटम। पैरामीटर्स ऑफ मोमेंटम क्या क्या होंगे हमारे मास में देखेंगे हम लोग, कि हैवी मास लेंगे, एक हैवी मास लेंगे और एक लाइट मास देखेंगे। ठीक है, उसका इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन दैट हैवी मास और लाइट मास क्या होगा। फिर हम वेलोसिटी का एक लेंगे कि अगर कोई फास्ट वेलोसिटी से मूव कर रहा है या कोई स्लो वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तब उसका इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे। टाइम के साथ देखेंगे, अगर कोई ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए लग रहा है फोर्स मेरा, या स्मॉल टाइम पीरियड के लिए फोर्स लग रहा है, तब व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ ऑन द मोमेंटम। फिर हम चौथा एक फैक्टर देखेंगे डायरेक्शन का मतलब कि द डायरेक्शन इज चेंजिंग इन दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज कांस्टेंट। और फिर हम इससे बिल्डअप करके विल गो इनटू द क्वांटिटेटिव बिल्डअप। ठीक है, जिसके अंदर वी विल रीच टू दिस फॉर्मूला एफ इजिकल टू एम ए। क्या होता है ये एफ इजिकल टू एम ए फ्रॉम दिस क्वालिटेटिव बिल्डअप। ठीक है, इसके मोमेंटम से पैरामीटर्स के साथ लिंकअप करते हुए वी विल गो इनटू द क्वांटिटेटिव फ्रेमवर्क, जिसमें हम वी आर गोइंग टू डिराइव द एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, ये हम लोग करेंगे। फिर हम लोग एफ इजिकल टू एम ए डिराइव करने के बाद विल सी सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स विच आर रिलेटेड विद आर फोर्स और एक्सेलरेशन इन एफ इजिकल टू एम ए। ठीक है, तो हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। फिर मोमेंटम और हमारा फोर्स के कंसेप्ट से बिल्डअप करके हम लोग एक इम्पल्स का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है, बिकॉज मोमेंटम जो है हमारा और फोर्स जो हमारा ये लिंकअप होगा, द टाइम इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो ये तीनों जो कॉन्सेप्ट मिलके मेरा एक इम्पल्स का एक और कॉन्सेप्ट देंगे। सो वी आर गोइंग टू सी दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इतना हमारा न्यूटन सेकेंड लॉ में हम लोग इतना देखेंगे। फिर हम शिफ्ट करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। न्यूटन्स थर्ड लॉ में वी आर गोइंग टू सी द कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द बॉडी। फिर हम देखेंगे जो एक्सटर्नल एजेंसी, जो एक एक्सटर्नल पुश लगा रही है, जो एक्सटर्नल फोर्स लगा रही है, उस पर क्या इम्पैक्ट होगा, जो दो बॉडी के बीच में जब इंट्रैक्शन हो रहा होगा तो उस पर क्या इम्पैक्ट होगा। फिर हम एक इसमें कॉन्सेप्ट देखेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्सेस का, सिस्टम ऑफ बॉडी, और एक पर्टिकुलर बॉडी पे when are the internal force, when we will have to consider the internal forces and when we have to consider the external forces. ठीक है, तो इतना कॉन्सेप्ट हम लोग देखेंगे, बिकॉज इस चैप्टर में देर विल बी अ लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर व्हेन वी आर गोइंग टू कंसीडर द सिस्टम। ठीक है, जैसे मल्टीपल सिस्टम हम लोग कंसीडर करेंगे, सिंगल बॉडी कंसीडर करेंगे। जब हम मल्टीपल सिस्टम कंसीडर करेंगे उसमें कुछ एक इंटरनल फोर्सेस विल ऑल्सो बी एक्टिंग। ठीक है, सो दोस इंटरनल फोर्सेस नीड्स टू बी एग्जामिन्ड। ठीक है, और बिकॉज इफ़ यू आर नॉट गोइंग टू एग्जामिन देम देन इट माइट लीड्स टू रॉन्ग रिजल्ट्स। ठीक है, तो हम लोग इंटरनल फोर्सेस भी थोड़ा एग्जामिन करेंगे और एक्सटर्नल फोर्सेस भी एग्जामिन करेंगे इन कंटेक्स्ट विद बॉडी एंड द सिस्टम ऑफ बॉडी। ठीक है, तो ये हमारा आज का कंसेप्चुअल बिल्डअप होगा न्यूटन्स के जो हमारा एनसीईआरटी है लाइन बाय लाइन। ठीक है, तो इसी तरीके से एनसीईआरटी में भी प्रेजेंट किया हुआ है, दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी नाउ। ठीक है, सो लेट अस बिगिन। सो हम लोगों ने यहाँ तक देख लिया था, वी हैव सीन द कॉन्सेप्ट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, हमने एग्जाम्पल देख लिया था इनर्शिया के। अब हम वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द न्यूटन्स सेकेंड लॉ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ में क्या है, तो हमारा जो फर्स्ट लॉ था दैट इज़ अ सिंपल केस। उसमें क्या था, अगर मेरी नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी 0 है, तो नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी 0, देन द सेकेंड
ये मेरा जो फर्स्ट लॉ था दैट इज़ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन माई बॉडी इज जीरो, ठीक है, दैट इज़ गिविंग द फर्स्ट लॉ, ठीक है, और तो उसका एक्सेलेरेशन भी जीरो हो जाएगा। सेकेंड लॉ जो है मोर जनरल सिचुएशन है, व्हेन देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, जब बॉडी के ऊपर नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है, ठीक है, दैट सेकेंड लॉ गिव अस मोर जनरल फॉर्मेशन के अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स आ जाता है देन व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इफ देयर इज अ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन द सेकंड लॉ। उसमें जाने से पहले वी विल सी द कॉन्सेप्ट ऑफ मोमेंटम, ठीक है, बिकॉज फोर्स एंड मोमेंटम वी आर गोइंग टू बिल्ड अप एफ इजिकल टू में फ्रॉम द मोमेंटम इटसेल्फ, सो वी विल सी। सो मोमेंटम क्या होती है? मोमेंटम इज़ नथिंग बट द प्रोडक्ट ऑफ योर मास एंड वेलोसिटी। इट इज़ काइंड ऑफ अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, कि एक मोशन में कितनी क्वांटिटी है। सो दैट इज़ बीन डिफाइंड कि उसका मास कितना है जो भी बॉडी मूव कर रही है और उसमें वेलोसिटी कितनी है। तो एफ पी इज इक्वल टू एम इन टू वी एंड इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी डायरेक्शन दी जाती है फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ माई वी, ठीक है। इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एम इन टू वी। तो डायरेक्शन जो दी जाती है इसकी विद द वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होती है, ठीक है। अब हम देखेंगे कॉमन एक्सपीरियंसेस हमारे हैं टू कंसीडर द डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ मोशन, इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन, ठीक है। अब हम देखेंगे जो हमारे डे टू डे हम विल सी कॉमन एक्सपीरियंसेस जो होंगे वो देखेंगे कि इस क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस ऑफ दिस क्वांटिटी फॉर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन, ठीक है। अब हम इफेक्ट ऑफ फोर्स देखेंगे मोशन का ऑन दिस क्वांटिटी और इसके पैरामीटर्स पे, एम पे देखेंगे, पी पे देखेंगे। सो दीज थिंग्स वी आर गोइंग टू सी। सो सपोज पहला देखते हैं हम लोग कि हमारे पास दो व्हीकल है, एक लाइट वेट व्हीकल है, एक हैवी वेट व्हीकल है, दोनों पार्कड अप हैं हॉरिजॉन्टल रोड पे, ठीक है। आपको देखेगा आपको पुश कराने के लिए, किसको मूव कराने के लिए यू नीड अ ग्रेटर फोर्स इज नीडेड टू पुश द हैवियर ट्रक, ठीक है। तो यहाँ पे मास का एक फैक्टर आ रहा है, जितना बड़ा मास होगा आपको उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट्स वाई इन दिस थिंग वी आर गोइंग टू लिंक अप द मास विद द इफेक्ट ऑफ फोर्स, ठीक है। जितना बड़ा मास होगा उतना आपका फोर्स का इफेक्ट जो होगा वो कम होगा, ठीक है, जितना बड़ा मास होगा। सो और उस जो आपके दोनों व्हीकल अगर पार्कड हैं तो आपको ग्रेटर फोर्स लगाना पड़ेगा टू पुश द ट्रक। सिमिलरली आपको उतना ही बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा टू स्टॉप द बिग ट्रक इफ़ दे बोथ आर कमिंग विद द सेम स्पीड, ठीक है। तो इसमें हमारा इंपॉर्टेंस बताई गई है आपका कि हाउ द मास इज बिन लिंक्ड विद योर फोर्स, ठीक है। अब सेकंड में बताई गई है आपकी, सेकंड में भी आपका यही बताया गया हाउ द मास इज बिन लिंक्ड विद योर फोर्स। सो सपोज टू स्टोन्स, वन लाइट वन हैवी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम द बिल्डिंग, इट इज ईजियर टू कैच द लाइटर स्टोन, ठीक है, इट इज ईजियर टू कैच द लाइटर स्टोन। सो अगेन द मास ऑफ द बॉडी इज दस एन इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन इट्स मोशन। तो इन दोनों पैराग्राफ से वी हैव बिल्ट अप कि मास इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर व्हेन वी आर कंसीडरिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स, कि जितना बड़ा मास होगा उतना मेरे को उसको पुश कराने के लिए ज़्यादा फोर्स चाहिए होगा और जितना बड़ा मास होगा उतना ही मेरे को उसको रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों से हमने देख लिया कि मास इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिटरमाइनिंग द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द मोशन। अब देखेंगे हाउ द स्पीड इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इस वाले पैराग्राफ में वी आर गोइंग टू सी द स्पीड। सो स्पीड के लिए हम लोग देखते हैं बुलेट फायर्ड फ्रॉम द गन, ठीक है, तो दैट इज़ हैविंग वेरी हाई स्पीड, सो दैट इज़ गोइंग टू पियर्स द ह्यूमन टिश्यू एंड क्रिएट अ कैजुअलिटी। अगर वही सेम बुलेट मेरी सेम बुलेट मीन्स उसका सेम मास है बट इफ़ इट्स कमिंग विद अ लेसर स्पीड, कम स्पीड से आ रही है, तो देन इट इज़ नॉट गोइंग टू क्रिएट मच ऑफ अ डैमेज, ठीक है। तो आपने देखा कि फास्टर स्पीड से आ रही है, एम दोनों का सेम है, एक की स्पीड ज़्यादा है M1 और V2 है। अगर ये वाली V1 बहुत ज़्यादा है, सपोज इट इज़ 100 मीटर पर सेकेंड एंड दिस इज़ 5 मीटर पर सेकेंड, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड वाला जो मोशन होगा दैट इज़ गोइंग टू क्रिएट मोर डैमेज, ठीक है। सो अगेन वी कैन सी कि वेलोसिटी का एक फैक्टर ऑल्सो है दैट इज़ गोइंग टू हैव अ इफेक्ट ऑन द फोर्स, ठीक है। सो अगेन वी कैन सी कि फॉर अ गिवन मास द ग्रेटर द स्पीड ग्रेटर इज द अपोजिंग फोर्स, ठीक है। अगर इसी बुलेट को जो फास्टर स्पीड से आ रही है आपको रोकने के लिए भी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, नीडेड टू stop this bullet in greater speed thus for a given mass, एक given mass के लिए the greater the speed the greater is the opposing force to stop the body in a certain amount of time, ठीक है। So taken together we have seen the product of mass and the velocity, that is momentum, is a relevant variable in the motion, ठीक है। So motion में mass and velocity both are the relevant variable because दोनों के effect हमने देखा कि how the effect of mass is there on our force and how the effect of force is there, how the effect of velocity is there on the force, ठीक है। देन थर्ड इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम का, ठीक है। टाइम का इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि ग्रेटर द चेंज ऑफ मोमेंटम इन ए गिवन टाइम ग्रेटर इज द फोर्स नीडेड टू बी अप्लाइड, ठीक है। अगर मैं मोमेंटम चेंज मतलब कि मोमेंटम चेंज का मतलब हो गया कि फॉर इंस्टेंस इसका एग्जांपल हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कम टाइम पीरियड में
अगर मैं एकदम से मेरी मोमेंटम चेंज हो रही है कम टाइम पीरियड में, इफ़ माई मोमेंटम इज चेंजिंग दैट मीन्स यू हैव टू अप्लाई ग्रेटर अमाउंट ऑफ द फोर्स। और अगर मेरा लॉन्गर टाइम पीरियड में मेरी मोमेंटम चेंज हो रही है, सपोज अगर मेरा कोई बॉडी है दैट इज़, ये बॉडी है मेरी 10 किलोग्राम की एंड इट इज़ मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये मूव कर रही है। और नाउ आफ्टर सर्टेन टाइम अगर मैं ले लूँ 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद दिस 10 kg की बॉडी मेरी 100 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर। यहाँ पे जो आएगा यहाँ पे जो टाइम है दिस इज़ 1 आवर। अगर मैं यही वाला चेंज इन मोमेंटम देखूँ 10 × 100, मोमेंटम यहाँ पे कितनी हो गई 100, यहाँ पे देखूँ मेरी 1000 हो गई। तो चेंज इन मोमेंटम यहाँ पे जो हो रहा है मेरा दैट इज़ नथिंग बट 900 का। तो ये जो चेंज इन मोमेंटम मेरा 1 आवर में हो रहा है। अगर मैं यही चेंज इन मोमेंटम देखूँ इफ़ इट्स गोइंग टू हैपन इन 1 मिनट, इफ़ इट्स गोइंग टू हैपन इन 1 मिनट, सो इसमें मेरे को ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। देन दिस विल बी हैविंग द मोर फोर्स। यहाँ पे मेरे को अगर मेरे को यही इम्पैक्ट, यही मेरे को चेंज इन मोमेंटम करना है इफ़ इन 1 मिनट, सो आई हैव टू पुट अ मोर फोर्स इनटू इट, ठीक है। सो इसका एग्जांपल हमने देखा होगा, जब भी एक क्रिकेटर है जब वो बॉल को कैच करता है, ठीक है, व्हेन द क्रिकेटर इज सीजन क्रिकेटर इज कैचिंग द बॉल, तो अपने हाथ को पीछे लेके जाता है, जैसे हमने इस एग्जाम्पल में देखते हैं दिस एग्जाम्पल। तो जब वो कैच कर रहा होता है तो पीछे लेके जाता रहता है हाथ को, तो क्या कर रहा है वो यहाँ पे टाइम बढ़ा रहा है, इट इज़ इंक्रीजिंग द टाइम, कि उसका जो स्पीड चेंज कर रहा है, यहाँ पे वो कम का बहुत हाई स्पीड से आ रही है, सपोज v1 स्पीड से आ रही है और यहाँ पे उसकी स्पीड बिल्कुल 0 हो रही है। तो ये जो मोमेंटम चेंज कर रहा है वो इसकी फ्रॉम, बिकॉज मास तो वही है, तो यहाँ पे mv1 से वो 0 मोमेंटम कर रहा है, तो वो टाइम के साथ कर रहा है, वो टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। तो अब इसके हाथ में चोट कम लगेगी, ठीक है, जो ये अपने हाथ में चोट कम लगेगी। अगर मैं सपोज इस वाली बॉल को यहीं पर कैच कर लूँ, इफ़ आई एम गोइंग टू कैच द बॉल हेयर इटसेल्फ, तो इसने कम टाइम पीरियड में उसकी मोमेंटम कम कर दी, तो यहाँ पे इस केस में इसको ज़्यादा चोट लगेगी। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कि आपका जो चेंज इन मोमेंटम हो रहा है वो कितना फास्ट हो रहा है। अगर आपका चेंज इन मोमेंटम बहुत फास्ट हो रहा है दैट मीन्स मोर अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज दैट मोमेंटम, ठीक है। यहाँ पे आपको स्टॉप कर रहे हो बॉल को, ठीक है, बहुत तेज़ से बॉल आ रही है, आपने उसको स्टॉप किया और बहुत कम टाइम में स्टॉप कर दिया, या तो आपको स्लो करते हुए स्टॉप करो उसे, ठीक है, आपने यहाँ तक ले आया, अपने टाइम बढ़ाया इसका, धीरे धीरे दूर करके आप हाथ को थोड़ा पीछे करके कैच लेते हो ना, तो यहाँ पे आपने टाइम बढ़ा दिया, इसका टाइम बढ़ा दिया, तो आपके ऊपर हाथ के ऊपर कम इम्पैक्ट आया उसका, तो दैट मीन्स कम फोर्स लगा। सो हेयर दैट इज़ अ थर्ड फैक्टर है। यहाँ पे जो हमारे को एग्जांपल देखा है सीजन क्रिकेटर, ये जो टाइम वाला फैक्टर है दैट इज़ गोइंग टू कम अप हियर। सीजन क्रिकेटर कैचेज अ क्रिकेट बॉल, ठीक है, सो if it's coming with a greater speed, and the novice cricketer who can hurt his hand, one reason for that the cricketer allows a longer time for his hands to stop the ball, ठीक है, he draws his hand backward, अपना हाथ पीछे ले जाता है, and the novice is keep his hand fixed, ठीक है, and tries to catch the ball, and that is at this point जब वो अपना हाथ नहीं पीछे ले रहा, greater force is required to stop the ball instantly, ठीक है, greater force is required to stop the ball instantly. So force, now it is concluded that force not only depend upon change in momentum but how fast it is changing. So that is a important point कि force, पहले तो हमने देखा फोर्स इट इज़ हाउ इट इज़ डिपेंड्स ऑन द मास, ठीक है, मास के ऊपर, फिर हमने देखा फोर्स को वेलोसिटी के ऊपर, हाउ द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स आर देयर ऑन वेलोसिटी एंड मास, एंड थर्ड हमने देखा टाइम के साथ भी, ठीक है। अगर टाइम लेके मेरा चेंज कर रहे हैं, चेंज इन मोमेंटम ले रहे हैं हम लोग, ये चेंज इन मोमेंटम मेरा टाइम के साथ ले रहा हूँ मैं, तो मेरा उस पर कम फोर्स लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम हाउ फास्ट इट इज डूइंग, अब बहुत फास्ट हो रही है दैट मीन्स के more amount of force is required, ठीक है। So same change in momentum, shorter time needs greater applied of the force, ठीक है। Same change in momentum, सेम अमाउंट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, अगर कम टाइम पीरियड में मेरे को ज़्यादा फोर्स अप्लाई करने पड़ेगी, ठीक है। सो इन शॉर्ट, ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ग्रेटर इज द फोर्स, ठीक है। सो ग्रेटर द चेंज ऑफ मोमेंटम, ग्रेटर द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ग्रेटर द फोर्स, ठीक है। सो यहाँ पे वही है, द फोर्स डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन द चेंज इन मोमेंटम बट ऑल्सो हाउ फास्ट इट इज़ गोइंग टू चेंज. सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द की इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इज़ लिंकिंग आवर मोमेंटम पैरामीटर अलॉन्ग विद आवर फोर्स. ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट था कि टाइम के साथ भी हाउ द फोर्स इट्स बिन लिंक्ड, कि जितना कम टाइम में मोमेंटम चेंज हो रहा है दैट मीन्स ज़्यादा फोर्स लग रही है. अब एक चौथा फैक्टर देखते हैं. Now the observation confirmed that the product of mass and the velocity momentum is basic to the effect of our motion. ये हमने क्लियर कर लिया. ठीक है, now we have seen this, यहाँ पे we have seen this कि अगर suppose a fixed amount of force, same amount of force if it's been applied for a certain time period of the interval on two bodies having different masses. ठीक है, दो बॉडी के ऊपर सेम फोर्स में लगा रहा हूँ सेम टाइम इंटरवल के लिए. सपोज F is the force, T is the time interval, but mass of the bodies are different. I am applying the forces. So यहाँ पे जो change in momentum होगा दोनों का, the change in momentum will be same for both the bodies. The same force for the same time causes the same change in momentum for the bodies. ठीक है, so for instance
जो मेरी हैवी बॉडी होगी उसमें वेलोसिटी कम गेन होगी उसकी, और जो लाइटर बॉडी होगी उसकी वेलोसिटी ज़्यादा गेन होगी अगर मैं सेम अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ फॉर द सेम अमाउंट ऑफ टाइम। ठीक है, ये कंटेन कर रहा है काइंड ऑफ के this factor is what we call, later on we are going to study, this factor is called the impulse, but it is carrying the amount of force it is having. ठीक है, into the time जब मैंने कर दिया, it is carrying the amount of force, तो इतना amount of force I am applying, so इसी से ही I build up the एक इक्वेशन बनती है हमारी, that is called impulse momentum equation। ठीक है, सो इस फैक्टर को हम इम्पल्स कहते हैं, अभी हमने पढ़ा नहीं है बट आई एम टेलिंग यू। सो यहाँ पे क्या है, कह रहा है जो मेरी इनिशियल मोमेंटम है, सपोज दिस इज माय इनिशियल मोमेंटम सपोज दो ब्लॉक्स है मेरे, एक ये ब्लॉक है जो कि 1 kg का है और दूसरा ब्लॉक है मेरा 10 kg का। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम दोनों की जीरो है, दोनों जीरो वेलोसिटी पे। मैंने यहाँ पे इस पर 10 की फोर्स लगाई, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई इस पर फॉर 1 सेकेंड। ठीक है, 10 न्यूटन की फोर्स लगाई फॉर 1 सेकेंड, तो इसके ऊपर ये वाला फैक्टर कितना हो गया, F/T 10 हो गया। तो नाउ इट इज़ मूविंग हेयर विद टोटल, नाउ इट इज़ मूविंग हेयर विद 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस पर जो इसका ये जो फैक्टर आएगा, इनिशियल तो जीरो है, ये फैक्टर कितना हो गया 10। ठीक है, नाउ इट इज़ फाइनली, इसका मास कितना है 1, तो इट इज़ फाइनली मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। सेम वे इसका मास 10 है तो इट इज़ स्टार्टेड मूविंग विद 1 मीटर पर सेकेंड। बट दोनों में चेंज इन मोमेंटम आप देखोगे, दोनों में चेंज इन मोमेंटम जो है वो 10 का ही आया है। ठीक है, दैट इज इक्वल टू कि आपका फोर्स इंटू कितने टाइम पीरियड के लिए आपने लगाया। सो सेम फोर्स इफ़ यू अप्लाई फॉर द सेम टाइम कॉजेज द सेम चेंज इन मोमेंटम फॉर द डिफरेंट बॉडीज। ठीक है, बड़ी बॉडी पे आपने सेम फोर्स फॉर द सेम टाइम लगाया तो उसके अंदर क्या होगा, उसकी वेलोसिटी कम चेंज होगी, वेलोसिटी कम इंक्रीज होगी। तो दैट मीन्स ओवरऑल जो m/v रहेगा वो आपका कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, m/v कांस्टेंट रहेगा। अगर आपका मास ज़्यादा है तो आपका वेलोसिटी कम उसकी गेन करेगा। अगर आपका मास कम है, इफ़ ये वाला m/v2 है तो आपका मास कम है तो आपकी वेलोसिटी ज़्यादा गेन रहेगी, बट m/v फैक्टर है वो सेम रहेगा आपका। ठीक है, m/v फैक्टर सेम रहेगा। दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन इन दिस पैराग्राफ। सो अभी तक हमने जितनी भी ऑब्जर्वेशन देखी हैं वहाँ पे हमने वी हैव नॉट कंसिडर द वेक्टर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोमेंटम। वेक्टर का मतलब है कि वी हैव सीन के जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ उसी डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर इज चेंज, मैग्नीट्यूड ऑफ माई मोमेंटम इज चेंजिंग। वी हैव नॉट कंसिडर के फोर्स इज चेंजिंग एनीथिंग इन द डायरेक्शन। ठीक है, हमने अभी तक देखा कि इफ़ आई अप्लाई फोर्स ऑन दिस बॉडी तो इसका मोमेंटम इज चेंजिंग अलॉन्ग द डायरेक्शन ओनली। अब हम देखेंगे फैक्टर के we are going to see the example where the momentum so अभी तक के example हमने देखा था momentum and the change in the momentum is in the same direction। ठीक है, initial और final change in momentum और the momentum दोनों same direction में। अब हम देखेंगे फैक्टर कि momentum का magnitude fix है। ठीक है, but there is a direction is changing, तो ये वाला but there is a change in direction। तो क्या हमारा क्या होता है मोमेंटम इज नथिंग बट योर मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। बट अगर मेरी डायरेक्शन चेंज हो रही है, फॉर इंस्टेंस इफ़ यू आर गोइंग टू टेक दिस बॉल एंड यू आर रोटेटिंग दिस बॉल इन द हॉरिजॉन्टल प्लेन, यहाँ पे क्या है, हर पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ माई मोमेंटम इज चेंजिंग। यहाँ पे आप देखोगे ना, इसकी हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट यहाँ पे मेरे मैग्नीट्यूड क्या है, मेरी मैग्नीट्यूड क्या है इसका, इसकी वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका m/v। तो मैग्नीट्यूड ऑफ माई मोमेंटम इज कांस्टेंट, बट इसकी आप देखोगे डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज कर रही है, एवरी पॉइंट द वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज कर रही है। दैट मीन्स माई मोमेंटम डायरेक्शन रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज द चेंज इन मोमेंटम इज डिफरेंट इन डायरेक्शन। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज डिफरेंट। ठीक है, नाउ यहाँ पे हम देखते हैं कि so suppose a stone is rotated with the uniform speed in the horizontal plane by the means of string. The magnitude of the momentum is fixed, हमने देखा, because we are rotating it with a uniform speed, but its direction is continuously changing. Now a force is needed to maintain this change in momentum. ये जो change in momentum हो रही है, you need a force. You know this ना कि आपके you need to द फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाई योर हैंड। ठीक है, अगर आप इसको रोटेट करोगे देन यू कैन फील कि आपके हैंड में यू नीड टू अप्लाई अ फोर्स फ्रॉम योर हैंड, जो कि स्ट्रिंग में ये स्ट्रिंग में पास ऑन करेगी वो वाली स्ट्रेंथ, जो आपकी जो स्ट्रेंथ होगी, एंड दैट इज़ गोइंग टू लेट इट रिवॉल्व इन दिस वे। ठीक है, एंड द फोर्स इज़ प्रोवाइडेड बाय योर हैंड थ्रू द स्ट्रिंग। ठीक है, और आप ये इस तरीके से भी देख सकते हो, यू विल एक्सपीरियंस अ ग्रेटर फोर्स। अगर आप इसकी स्पीड बढ़ा दो, आपकी स्पीड बढ़ा दोगे आप इसकी, इफ़ यू आर गोइंग टू इंक्रीज स्पीड करोगे, दैट मीन्स हमने यहाँ पे पढ़ा था ना एक सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन, तो इसकी स्पीड हमने इंक्रीज़ करेंगे तो यहाँ पे इस डायरेक्शन में इसकी एक्सेलेरेशन बढ़ेगी। सेंट्रीपिटल एक्सेलेरेशन क्या होती है मेरी, v²/r। ठीक है, तो इसकी एक्सेलेरेशन बढ़ेगी। टू इंक्रीज द एक्सेलेरेशन मीन्स के इट इज़ इसकी वेलोसिटी आपने इंक्रीज़ करी है, दैट मीन्स यू आर इंक्रीजिंग ग्रेटर अमाउंट। जस्ट अ सेकेंड, सो we have seen it कि if you are going to increase greater the speed in the circle, or you are going to
ये होती है आपकी v²/r। या तो आप स्पीड बढ़ा दो या आपका इसका रेडियस कम कर दो, तो इन दैट केस यू विल फील कि आपको यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है, आपको जहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। सो दैट इज़ व्हाट इट्स बीन मेंशन हियर कि ग्रेटर एक्सेलरेशन बिकॉज you are increasing the speed and reducing the radius, so greater acceleration or the greater rate of change of momentum is happening, ठीक है, greater rate of change is happening because direction of change is happening at a very fast rate, so greater rate of change is happening, so this greater rate of change of momentum factor and the greater force is required, आपको यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। so यहाँ पे यही है फैक्टर यहाँ पे कि your direction of force। So here we are seeing how the direction of your momentum is how the direction of your momentum is there, how it is। अभी तक हमने जितना भी देखा था we have seen only the magnitude, the change in the magnitude। अब हमने यहाँ पे इस वाले एग्जांपल में देखा कि how the force is been required in changing the direction of the momentum, ठीक है। Here the force is necessary for changing the direction of the momentum even if its magnitude is constant, ठीक है। तो we can feel it while we are rotating it। हम अपने हाथ if you do this experiment, so आप अपने हाथ में you can feel that कि you need to push it hard to make that ball move। और आप बॉल की अगर स्पीड बढ़ाते हो you need to push the ball hard, आपको और फोर्स लगानी पड़ेगी to change its speed very fast। और आप जितनी जल्दी इसकी स्पीड बढ़ाओगे आपको उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट इट इज़ देयर इन दिस एग्जाम्पल, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 4 फैक्टर्स देख लिए। तो पहला फैक्टर हमने देखा कि how the first factor we have seen the effect of force is related with our mass। फिर हमने यहाँ पे स्पीड के साथ देखा, फिर हमने यहाँ पे टाइम के साथ देखा in the catching of a ball, और फिर यहाँ पे हमने we have seen it कि how it is related with the vector, ठीक है, how it is related with the direction also, ठीक है। ये 4 हमने we have seen it कि how the force is been related with the change in motion also। Now we are going to after this qualitative observation, now we will go and derive the equation F is equal to ma। now we will go into the quantitative। so now with this हमने जो भी observation देखी on that basis we have concluded the rate of change of momentum of the body is directly proportional to the force applied and takes place in the direction in which the force acts। तो यहाँ पे कह रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑन द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स, ठीक है। हमने सब जगह देख लिया ना कि इन ऑल द फैक्टर मास, हमारा मास में हमने देखा है, हमने वी हैव सीन इट इन वेलोसिटी, वी हैव सीन इट इन टाइम, वी हैव सीन इट विद डायरेक्शन। सो हमने इन सब से जो कंक्लूड किया कि रेट ऑफ चेंज ऑफ माई मोमेंटम ऑफ द बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन इन द डायरेक्शन इन विच द फोर्स एक्ट, ठीक है। Now this is the key statement from which we are going to build up। So if under the action of the force for the time interval t, ठीक है, the velocity of the body, so अपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाई, so यहाँ से इसकी velocity v थी, it got changed to v plus delta v, ठीक है। so यहाँ पे मोमेंटम चेंज कितना आ गया आपका, the change in momentum is your m into delta v, ठीक है, that is your change in momentum delta p। so यहाँ पे जो हमारा था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ ए बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स एंड इट टेक्स प्लेस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली। सो दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फैक्टर कि जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है दैट इज हैपनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ओनली, ठीक है। उसके परपेंडिकुलर आप देखेंगे देयर विल नॉट बी एनी चेंज, ओनली इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इट इज़ गोइंग टू हैपन द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा फैक्टर आया, हमने अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट वी हैव डिराइव्ड के फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, डेल्टा पी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो डेल्टा पी मैंने लिख दिया एम डेल्टा, वी हैव रिटन आउट डेल्टा, इसका डायरेक्शनल प्रोपोर्शनलिटी को वी हैव रिटन आउट के हेयर इज इक्वल टू के डेल्टा पी बाय डेल्टा टी। K is my constant of proportionality, so here we'll limit this delta t, इसको instantaneous बना देते हैं, so we'll do that delta t tends to 0, so we have got this vector f is equal to k dp by dt आ जाएगा, ठीक है। now this is my force, so if I'm having the, यहाँ पे p वाला फैक्टर क्या हो गया, p में मेरा क्या है मास इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर मेरा फिक्स्ड मास है, आई एम नॉट चेंजिंग माई मास, देन ओनली माई वेलोसिटी इज चेंजिंग, सो आई कैन टेक माई मास आउट एंड आई कैन राइट इट डाउन m dv by dt। m dv by dt इज नथिंग बट माई एक्सेलरेशन, सो माई फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने इन सारे फैक्टर्स में देखा था ना, हमने सारे फैक्टर्स में इसमें देखा कि इफेक्ट ऑफ फोर्स इज देयर ऑन आर मोमेंटम किस तरीके से आ रहा है। तो इन सारे फैक्टर्स से हमने ये वाली इक्वेशन डिराइव करी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ momentum of a body is directly proportional to the force applied in the direction of force, ठीक है। then we have written it down in this factor।
ए फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ माई मोमेंटम डेल्टा पी बाई डेल्टा टी। फिर हमने प्रोपोर्शनलिटी का साइन लगा दिया यहाँ पे। एंड फाइनली वी हैव फिक्स्ड के हमारा मास यहाँ पे फिक्स्ड है टी पी। फिर टेकिंग द मास आउट वी हैव गॉट दिस इक्वेशन एफ फिजिकल टू एम ए। ठीक है, तो यहाँ से मेरा ये सेकेंड लॉ बन के आ गया एफ फिजिकल टू k times of m into a. This is my second law. So now this shows that force is proportional to your mass and the acceleration, and the unit of अभी तक के जो थी हमारी unit of force has not been defined so far. So in this equation we can take this is my unit of force. ठीक है, so we can define this as अभी तक हमारी unit of force नहीं define हुई थी, so we can take this as a unit of force. So we have a liberty to choose the value of k, so we choose the value of k as 1. जैसे कि हमारा होता है ना, हमने n इंटू यू n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 करते हैं ना। सो अगर यहाँ पे मेरी क्या होती है, जो यूनिट डिफाइंड होती है यहाँ पे क्या होती है, जो मेरी नई यूनिट में मेरे को ये न्यूमेरिकल फैक्टर चाहिए होता है। तो यहाँ पे अगर मेरी यूनिट ही कोई डिफाइन नहीं है, तो अगर मैं इसी को यूनिट मान लेता हूँ ना m इंटू ए को, और ये k फैक्टर को 1 ले लेता हूँ मैं। सो दैट्स व्हाट वी हैव डन, वी हैव टेकन दिस k फैक्टर एज 1। सो पुटिंग इट बिकॉज ऑफ फॉर द सिंप्लिसिटी। अब इसके बाद जो भी यूनिट बनेगी मेरी ऑन द बेसिस ऑफ दिस बनेगी। ठीक है, और जो भी यूनिट बनेगी, सो दिस इज माई SI यूनिट। ठीक है, so taking this value as a 1, so my second law has become F is equal to rate of change of momentum is equal to m into a. So this is my second law. ठीक है, so second law has become this now is my second law. So now the SI unit of force is nothing but that causes an acceleration of 1 meter per second. The the SI unit of force is 1 unit of force is what, which causes 1 unit of change in acceleration of 1 unit of mass. ठीक है, 1 kg of mass का 1 unit of acceleration change हो रहा है, that is what we take a force. ठीक है, that's why we define this as a SI unit. तो इसलिए हमने k का फैक्टर भी हमने 1 लिया है। अब हम देखते हैं we have seen this thing कि न्यूटन सेकेंड लॉ से हमने क्वालिटेटिव बिल्डअप किया मोमेंटम के फैक्टर का, हाउ द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज़ देयर ऑन माई मास, वेलोसिटी विद द टाइम एंड द डायरेक्शन। ठीक है, हमने ये चारों फैक्टर्स देख लिए। नाउ ऑन दैट वी हैव बिल्डअप, इन चारों के बेसिस पे वी हैव सीन के माई रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फोर्स एंड द चेंज इन मोमेंटम इज़ in the direction of force only. So इसके बेसिस पे we have derived our equation कि F is equal to ma और F is equal to dp by dt। ठीक है, अब हम इसके कुछ एक important points देखेंगे। We are going to see some important points now. तो पहला important point है हमारा कि in the second law F is equal to 0 implies that acceleration is 0। ठीक है, तो ये हमने देखा यहाँ पे अपने से कि इस वाले में अगर F इज इक्वल टू 0 है तो एक्सेलेरेशन इज कमिंग बिकॉज मास इज नॉट 0, सो एक्सेलेरेशन इज 0। सो दिस इज नथिंग बट कंसिस्टेंट विद आवर फर्स्ट लॉ कि नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0 इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, सो नेट एक्सटर्नल फोर्स इज 0। ठीक है, सो दैट इज along with our first law. Second law is saying कि this second law is a vector law. So तो फोर्स अगर मेरा एक्स डायरेक्शन में है तो एक्सेलेरेशन यहाँ पे जो चेंज आएगा दैट इज़ इन द एक्स डायरेक्शन। अगर मेरा सेम वे हम वी कैन राइट इट डाउन कि जो जिस डायरेक्शन में मेरा फोर्स है उसी डायरेक्शन में मेरा मोमेंटम चेंज होगा। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो एक मोमेंटम चेंज होगा मेरा पी एक्स में, वाई में है तो वाई में होगा, और जेड में है तो जेड में। सो सेम मेरी एक्सेलेरेशन आएगी अलॉन्ग दैट डायरेक्शन। सो इट मीन्स दैट इफ़ द फोर्स इज़ नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी, सो अभी क्या होगा अगर मेरा दिस इज़ माई वेलोसिटी। ठीक है, अगर मेरा फोर्स इज़ पैरेलल टू वेलोसिटी है दैट मीन्स कि आई विल बी हैविंग द चेंज इन मोमेंटम अलॉन्ग दिस डायरेक्शन। ठीक है, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर सेकंड केस है अगर मेरा जो वेलोसिटी ये है और फोर्स का वेक्टर ये है मेरा, सो नाउ चेंज इन मेरा वेलोसिटी होगा अलॉन्ग दिस डायरेक्शन, इसी डायरेक्शन के अलॉन्ग मेरा मोमेंटम चेंज होगा। तो आई हैव टू टेक डाउन दिस वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन, तो इस डायरेक्शन की जो भी वेलोसिटी होगी मेरी उसी डायरेक्शन में मेरा चेंज इन मोमेंटम होगा। ठीक है, इसी डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज होगी। दैट इज़ व्हाट इट्स बीन सेड कि इफ़ द फोर्स इज़ नॉट पैरेलल टू द वेलोसिटी बट मेक सम एंगल, ठीक है, इफ दिस फोर्स इज मेकिंग सम एंगल विद द वेलोसिटी then it changes only the component of velocity in the direction of force. So ये जो v cos theta आएगी केवल ये जो फोर्स है बस इसी को चेंज करेगा, इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द वर्टिकल। तो ये v sin थीटा वाला फैक्टर इट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द v sin थीटा। सो हमने ये वाला एग्जांपल वी हैव सीन इट इन आर प्रोजेक्टाइल केस। अगर ये मेरा प्रोजेक्टाइल है, इसमें ये ux है, uy है, और ये मेरी फोर्स ऑफ ग्रेविटी लग रही है, तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज़ नॉट गोइंग टू चेंज दिस परपेंडिकुलर मोशन, इट इज़ गोइंग टू चेंज जो मेरा मोमेंटम चेंज करेगा, इट इज़ गोइंग टू चेंज द स्पीड ऑफ दिस ओनली। ठीक है, इसी का ही मोमेंटम चेंज आएगा मेरा, राइट। सो ये वाला पॉइंट इट्स बीन मेंशन्ड हियर। देन
नेक्स्ट इज द सेकंड लॉ ऑफ द मोशन इज एप्लीकेबल टू द सिंगल पॉइंट। तो यहाँ पे कह रहा है सेकंड लॉ जो मोशन है दैट इज एप्लीकेबल टू द सिंगल पॉइंट, मीन्स कि ये पॉइंट है, इस पे फोर्स लग रही है, इस पे फोर्स में लगा रहा हूँ, तो इसी के पॉइंट का ही एक्सेलरेशन बता रहा है ये, ठीक है। इट इज़ टेलिंग द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पॉइंट, बट द F law here stands for net external force on the particle and A stands for the acceleration of the particle, ठीक है। But however the same form can be applied to the rigid body also, same हम rigid body में भी लगा सकते हैं, even more than that you can apply in the system of particles, ठीक है। अगर आपके system of particle है, काफ़ी particle हैं आपके, और इन सब पे net external force आपका if you are having some net external force onto them, then you can apply the same force F is equal to m into A center of mass लेके यू कैन अप्लाई द सेम फॉर्म। तो यहाँ पे वही लिखा है सिस्टम ऑफ पार्टिकल के लिए भी यू कैन अप्लाई हियर द एफ रेफर्स अस टोटल एक्सटर्नल फोर्स ऑफ द सिस्टम। तो यहाँ पे पार्टिकल के अंदर के इंटरनल फोर्स नहीं आएगी। सपोज फॉर इंस्टेंस अगर आपके ये दो है, ठीक है, सो सपोज यू आर अप्लाइंग द फोर्स ऑन दिस ब्लॉक एंड दिस ब्लॉक, ठीक है। सो यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज माई एक्सटर्नल फोर्स जो यहाँ पे आ रही है, ठीक है, दिस इज माई एक्सटर्नल फोर्स, और इसके अंदर की दीज आर द इंटरनल फोर्सेज जो मेरे इंटरनल इस सरफेस पे लग रही है। ये वाली जो बॉडी इस पे लगा रही होगी, ये वाली बॉडी इस पे लगा रही होगी, दीज आर ऑल द इंटरनल फोर्सेज। तो यहाँ पे ये कह रहा है वी हैव टू कंसिडर only the external forces when we are considering this factor, this F is equal to ma, so only the external force is going to come external if we take these two block as a system। अगर इन दोनों को मैं सिस्टम लेके चलूँ, so external force is this only, ठीक है। so यहाँ पे ये कह रहा है कि system of particle में भी you can apply it, then the acceleration is the center of mass, ठीक है। acceleration जो आप लोगे F is equal to ma, यहाँ पे जो लोगे सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन लोगे, एंड दिस फोर्स इज नेट एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, दिस नॉट द इंटरनल फोर्स। सिस्टम ऑफ पार्टिकल में इंटरनल फोर्स जो होगी दैट विल नॉट कम इनटू दिस पिक्चर, ठीक है। एनी इंटरनल फोर्स इन द सिस्टम ऑफ पार्टिकल विल नॉट बी इंक्लूडेड इन पी। थर्ड यहाँ पे कह रहा है कि लोकल रिलेशन बिटवीन पी फोर्स अप्लाइड एंड द पॉइंट ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है। सो यहाँ पे पॉइंट ये बता रहा है कि एक्सेलरेशन अभी और जिस पॉइंट पे लग रही है उसी इज़ डिटरमाइंड बाय द फोर्स उसी पॉइंट पे और उसी टाइम का, ठीक है। तो यहाँ पे इट इज़ नॉट कि पार्टिकल की जो पास्ट में कोई फोर्स लगी होगी दैट इज़ कैरिंग द एक्सेलरेशन, नो। अगर मैंने पार्टिकल पे अभी फोर्स लगाई है तो अभी के टाइम की एक्सेलरेशन वी आर गोइंग टू गेट इट, ठीक है। ऐसा नहीं है कि पार्टिकल की पहले से कुछ एक्सेलरेशन है, आपने जो फोर्स लगाई है देन द एक्सेलरेशन विल बी डिफरेंट, हो अभी की फोर्स अभी का एक्सेलरेशन डिफाइन करेगी, ठीक है। सो जैसे इस एग्जाम्पल में हमारे को ये ट्रेन का एग्जाम्पल दे रखा है। सपोज ट्रेन इज मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, तो अभी जब ये बॉल मेरी इस पर्सन के हाथ में मेरी बॉल, तो बॉल इज ऑल्सो मूविंग विद सम एक्सेलरेशन, ठीक है। जैसे इसने बॉल को यहाँ से ड्रॉप कर दिया, सो जैसे जिस इंस्टेंट पे इसने बॉल को छोड़ा उसी इंस्टेंट पे बॉल की एक्सेलरेशन इज नॉट नाउ दिस इज नाउ द पास्ट। अब जो इसकी एक्सेलरेशन है दैट इज दिस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है। अब बॉल की एक्सेलरेशन इज ओनली ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इट इज नॉट द एक्सेलरेशन ऑफ द ट्रेन। सो हियर इट इज मेंशन एक्सेलरेशन एट द इंस्टेंट इट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्स एट दैट इंस्टेंट, उसी टाइम पे जो फोर्स है वो ही डिफाइन करेगी उसकी एक्सेलरेशन। द मोमेंट आफ्टर अ स्टोन इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ एन एक्सेलरेटेड ट्रेन, ठीक है, इट हैज़ नो हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन। अब जैसे इसने ड्रॉप किया, ठीक है, जिस पॉइंट पे इसने ड्रॉप किया उसके बाद से इट इज़ हैविंग द एक्सेलरेशन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। इनिशियली जब तक ये इसके साथ थी, जब तक बॉल इसके हाथ में थी, तब तक इसके हाथ में एक्सेलरेशन था। जैसे ही ड्रॉप किया at that moment there is no horizontal acceleration of the force. If the air resistance is neglected, the stone carries no memory of the acceleration with the train, ठीक है। जिस मोमेंट पे छोड़ दिया उस मोमेंट से it is not carrying any acceleration of the train. So that has been mentioned here. So acceleration here and now is determined by the force here and now, not by the history of the motion of the particle, ठीक है। So now question is there. So we'll see the question। यहाँ पे कह रहा है एक बुलेट है जो कि इतने मास की है, इट इज़ मूविंग विद अ स्पीड 90 मीटर पर सेकेंड, एंटर ए हैवी वुडन ब्लॉक, एक हैवी वुडन ब्लॉक के अंदर एंटर करती है बुलेट ये, एंड इट स्टॉप्ड आफ्टर मूविंग सर्टेन डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर मूव करने पर। व्हाट इज़ द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक ऑन द बुलेट, ठीक है। एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है हमने। सो ये इसमें क्वेश्चन में ये है कि जैसे दिस इज़ माई वुडन ब्लॉक, यहाँ पे दिस इज़ माई बुलेट इज़ बिन एंटर करते इट गॉट स्टॉप्ड एट सम 60 सेंटीमीटर, ठीक है। 60 सेंटीमीटर ब्लॉक के अंदर जाके ये रुक गई है यहाँ पे 60 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे व्हाट वी हैव टू डू, विल फर्स्ट हैव टू फाइंड आउट कि इसके ऊपर
वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स, दैट मीन्स कि वी हैव टू सी द एक्सेलरेशन, इसका मतलब एक्सेलरेशन मतलब कि कितना इस बुलेट को रिटार्डेशन मिल रही है, यहाँ से यहाँ तक मूव करने में कितना रिटार्डेशन मिल रही है। तो न्यूटन्स का हम सेकंड लॉ लगा सकते हैं एंड वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स निकालनी है, बट एक्चुअली यहाँ पे जो रेजिस्टिव फोर्स है इट इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, ठीक है, इट विल बी कीप ऑन चेंजिंग। इनिशियल लेवल पे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, बट वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज, वी हैव टू टेक द एवरेज ऑफ इट, ठीक है। सो हम पहले निकालते हैं, विल फाइंड आउट द रिटार्डेशन कितनी हो रही है। रिटार्डेशन के लिए हमारा क्या था, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ठीक है। यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी क्या है, 0, इनिशियल वेलोसिटी मेरी इस डायरेक्शन में, सो इट इज़ गिवन 90 मीटर पर सेकेंड, 90 स्क्वायर हो गया है डिवाइडेड बाय 2 इंटू एस, तो यहाँ से मेरा ए आ गया, सो माइनस ए आ जाएगा, ये माइनस वैल्यू, तो रिटार्डेशन आ जाएगी मेरी। तो एस क्या है मेरा 60 सेंटीमीटर, यू राइट डाउन एस की जगह 0.6, ठीक है। तो यहाँ से आपका एक्सेलरेशन आ गई, सो एक्सेलरेशन रिटार्डेशन बेसिकली, सो दिस इज़ योर रिटार्डेशन। नाउ यू हैव गॉट द रिटार्डेशन, मास आपको पता है, तो टोटल आपकी रेजिस्टिव फोर्स कितनी हो गई, तो टोटल रेजिस्टिव फोर्स m इंटू ए, ठीक है। टोटल रेजिस्टिव फोर्स ऑन माई बुलेट इज m इंटू ए, ठीक है। सो बिकॉज दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग ना, कि बुलेट इज़ मूविंग इन दिस डायरेक्शन, तो इसके ऊपर सम रेजिस्टिव फोर्स इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, नेट रेजिस्टिव फोर्स इज हैपनिंग इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो हाउ मच इज़ दैट फोर्स, जो m इंटू ए। सो यहाँ पे जो है एक्चुअल रेजिस्टिव फोर्स, देयरफॉर the actual resistive force and therefore the retardation of the bullet may not be uniform, that we have discussed, so that's why we only indicate the average resistive force, ठीक है, because it is not uniform, तो जो भी retardation हो रही है it is not uniform. So by the second law we apply this, force is equal to mass into इसका acceleration, so this is the total resistive force. Total resistive force means कि starting point से जहाँ से enter करा वहाँ से इसका जहाँ तक ये रुकी है वहाँ तक का this is its resistive force, ठीक है। Now second question is the motion of the particle of mass m is described by this, ठीक है। ये motion of the particle इस तरीके से describe हो रहा है, y is equal to ut plus half gt square. We have to find the force acting on the particle. तो force के लिए क्या चाहिए मेरे को, we have to find the acceleration, mass दे रखा है मेरे को, mass is being given, तो force is nothing but m into a, तो एक्सेलरेशन इससे निकाल सकते हैं, इसको डी वी बाई डी टी करेंगे पहले, तो इससे डी वाई बाई डी टी करेंगे तो इससे वेलोसिटी आ जाएगी, फिर उसका भी हम वेलोसिटी का भी डी वी बाई डी टी करेंगे, विल गेट द वैल्यू फॉर एक्सेलरेशन। सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डू। वाई को हमने डी वाई बाई डी टी किया, यू प्लस जी टी आ गया, इसका फिर से मैंने एक्सेलरेशन किया, गॉट द वैल्यू ऑफ जी, ठीक है। सो नाउ एम इंटू ए हो गया, दिस इज़ माई एक्सेलरेशन इज जी, सो माई फोर्स कम्स आउट टू बी जी एम जी, ठीक है। फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज एम जी। नाउ हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं अपना इम्पल्स का, ठीक है। इम्पल्स का कॉन्सेप्ट ये है कि हम समटाइम्स व्हेन द लार्ज फोर्स एक्ट फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम प्रोड्यूसिंग अ फाइनाइट चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। तो कोलिजन के केसेस में मोस्टली होता है कि बहुत हाई अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लगती है, तो वहाँ पे आप ना ही फोर्स निकाल पाते हो, यू कैन नॉट नेवर नो द वैल्यू ऑफ फोर्स कितनी फोर्स है, ना ही आप टाइम पीरियड निकाल सकते सेपरेटली, बट आपको एक फाइनाइट चेंज इन मोमेंटम पता लग जाता है, ठीक है। सो यू कैन गेट अ फाइनाइट रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, व्हेन, सो दैट इज़ what it is happening in the collision cases. So example दे रखा है, ball hits a wall and bounces back, the force on the ball, the force on the ball by the wall, ठीक है, and it is there for a very short time when they both are in contact, yet the force is very large, force इतनी large है that is going to reverse the momentum of the ball, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, when the ball hit the so you throw the ball here and the ball hit the ball and the ball बाउंसेस बैक, ठीक है, बॉल बाउंसेस बैक होके आती है, सो इट इज़ रिवर्सिंग द मोमेंटम, फोर्स इतनी लार्ज है, इट इज़ रिवर्सिंग द मोमेंटम, सो बट इट इज़ देयर फॉर अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ टाइम। सो इट इज़ ऑफ्टन द सिचुएशन द फोर्स एंड द टाइम ड्यूरेशन आर डिफिकल्ट टू एसरटेन सेपरेटली, इन दोनों को निकालना डिफिकल्ट होता है सेपरेटली, फोर्स को भी नहीं निकाल सकते आप, टाइम को भी नहीं निकाल सकते, बट इन दोनों का प्रोडक्ट जो होता है फोर्स इंटू टाइम, ठीक है, ये दोनों फैक्टर जो होते हैं दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, हमने दैट इज़ गोइंग टू गिव यू द चेंज इन मोमेंटम, सो दैट इज़ अ मेजरेबल क्वांटिटी। आप चेंज इन मोमेंटम निकाल सकते हो कि इनिशियल वो किस वेलोसिटी से जा रहा था, फाइनल कोलिजन के बाद वो किस वेलोसिटी से आया है, तो दैट यू कैन ईजिली टेक आउट, दैट इज़ अ फाइनाइट प्रॉपर वैल्यू, यू कैन टेक इट आउट। सो ये इंडिविजुअली आप नहीं निकाल सकते, बट इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता है दैट इज़ इक्वल टू योर चेंज इन मोमेंटम होता है, सो ये आप निकाल सकते हैं चेंज इन मोमेंटम, ठीक है। सो this product is nothing but it is called force into time duration. This product is nothing called impulse, and that is equal to change in my momentum.
change in momentum. So a large force acting for a short period of time to produce a finite change in momentum is called the impulsive force. ठीक है, impulsive force is what? Large force for a very small amount of time. So क्योंकि उसमें there is one factor which is measurable is the change in momentum, but आप इसको separate नहीं निकाल सकते. फोर्स आपको बोलो कोई कोलिजन के टाइम पे कितनी फोर्स लग रहा है, यू कुड नॉट एबल टू फाइंड आउट. आप ये भी नहीं निकाल सकते कि कितने टाइम पीरियड से के लिए दोनों कॉन्टैक्ट में आए थे, बट उन दोनों के प्रोडक्ट आप निकाल सकते हो, नॉट डायरेक्टली बट थ्रू द चेंज इन मोमेंटम. ठीक है, सो यही होती है लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर ए वेरी शॉर्ट अमाउंट ऑफ टाइम इज नथिंग बट द इम्पल्सिव फोर्स. सो इम्पल्सिव फोर्स को पहले के जो हमारी पहले थे इन द हिस्ट्री ऑफ साइंस, इम्पल्सिव फोर्सेज वर पुट डिफरेंटली, डिफरेंट कैटेगरी में रखा था कंसेप्चुअली, बट एज पर द न्यूटोनियन मैकेनिक्स इम्पल्सिव फोर्सेस आर लाइक द अदर फोर्सेस ओनली. ठीक है, तो यहाँ पे इम्पल्सिव फोर्स का एक क्वेश्चन है हमारा कि एक बैट्समैन है, इट इज़ गोइंग टू हिट द बॉल, अगर वो 12 मीटर पर सेकेंड से आ रही है देन इट इज़ गोइंग टू सेंड द बॉल बैक विद 12 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो इट इज़ चेंज इन मोमेंटम हो रहा है. सो इनिशियल मोमेंटम अगर मैं इस डायरेक्शन में पॉजिटिव लूँ, इफ़ आई टेक दिस डायरेक्शन एज पॉजिटिव, इनिशियल मोमेंटम इज माई मास ऑफ द बॉल इज 0.15 इंटू 12. फाइनल मोमेंटम कितना हो गया मेरा माइनस, सो बॉल इज़ कमिंग इन दिस डायरेक्शन एंड आफ्टर हिटिंग द बैट इट इज़ गोइंग बैक इन दिस डायरेक्शन. ठीक है, तो हम ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ले लेते हैं. ठीक है, सो इसको कैसे करते हैं, इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरा, इनिशियल मोमेंटम प्लस जो मेरा ये फैक्टर है इसको हम इम्पल्स बोलते हैं, दैट इज़ इक्वल टू माई फाइनल मोमेंटम. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू माई फाइनल मोमेंटम. सो मेरा इनिशियल मोमेंटम कितना है, माइनस मास इंटू वी, बिकॉज इस डायरेक्शन की वेलोसिटी वी आर टेकिंग नेगेटिव. ठीक है, माइनस एम इंटू वी प्लस आई. ठीक है, जो मेरा इम्पल्स लगा थ्रू द बैट इज इक्वल टू, इसने इम्पल्स लगा के इसकी मोमेंटम चेंज कर दिया. फाइनल मोमेंटम कितनी है मेरी, एम इंटू वी. ठीक है, V1 या दोनों की V मेरी 12 है. ठीक है, तो अब यहाँ पे मेरी इम्पल्स आ गई मेरी 2 टाइम्स ऑफ एम वी. ठीक है, 2 टाइम्स ऑफ एम वी इज़ माई इम्पल्स. सो यू कैन पुट द वैल्यूज एंड गेट द वैल्यू ऑफ योर इम्पल्स. ठीक है, सो नाउ फोर्स ऑन द बॉल बाय द बैट्समैन, द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द बॉल एंड द बैट एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट आपका निकालना बड़ा मुश्किल है, प्लस फोर्स, वही अगेन द सेम थिंग, द फोर्स ऑन द बॉल एंड द टाइम ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द बॉल इट इज़ डिफिकल्ट टू नो. सो इम्पल्स कैन बी रेडिली कैलकुलेटेड थ्रू द चेंज इन मोमेंटम. राइट, तो दिस इज़ देयर इन आर न्यूटन्स सेकेंड लॉ. सेकेंड लॉ में हमारा यही था. सो आई थिंक ये वाला पॉइंट मैं थोड़ा ढंग से नहीं समझा पाया हूँ. सो आई थिंक आई जस्ट गो थ्रू दिस पॉइंट अगेन. ये जो वेक्टर वाला है एक्चुअली थोड़ा विजुलाइज कर पाना डिफ़िकल्ट हो पा रहा है इसमें, तो मैं आई जस्ट थिंक इट ओवर एंड ट्राई टू मेक इट मोर ईजी फॉर यू गाइस. ठीक है, ये वाला पॉइंट मैं दोबारा इन द नेक्स्ट लेक्चर आई ट्राई टू एक्सप्लेन, बिकॉज फॉर मी ऑल्सो आई एम थिंकिंग के आई हैव नॉट एक्सप्लेन्ड इट इन अ मैनर के आई एम सेटिस्फाइड. तो इसको मैं नेक्स्ट लेक्चर में आई विल टेक दिस पॉइंट अगेन. ठीक है, आई विल टेक दिस पॉइंट अगेन. सो नाउ वी हैव सीन न्यूटन सेकेंड लॉ हम लोगों ने देख लिया. नाउ विल मूव ऑन टू द न्यूटन्स थर्ड लॉ. थर्ड लॉ देखते हैं. थर्ड लॉ हमारा इट्स नॉट मच, सो विल फिनिश इट ऑफ इन अनदर 20-25 मिनट्स. सो हमने देखा न्यूटन सेकेंड लॉ, इट टॉक्स अबाउट द एक्सटर्नल फोर्स ऑन द बॉडी टू इट्स एक्सेलरेशन. ठीक है, तो इस बॉडी पे एक एक्सटर्नल फोर्स लगी और इसकी एक्सेलरेशन हाउ इट इज़ चेंजिंग. सो दैट इज़ व्हाट द सेकंड लॉ इज टॉकिंग अबाउट. सो नाउ द थर्ड लॉ इज गोइंग टू लिंक यू विद व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ दैट एक्सटर्नल फोर्स, हु इज़ अप्लाइंग दैट. So who is applying that external force, what agency provide that force, who is applying that external force, that is what the third one it's going to talk about. And what is happening on जब जो एक्सटर्नल एजेंसी है वो पुश कर रहा है मेरी बॉडी को, सो व्हाट इज़ हैपनिंग ऑन दैट एक्सटर्नल बॉडी, उस पर क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा. सो दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू सी इट इन द थर्ड लॉ. तो थर्ड लॉ कह रहा है कि Newtonian mechanics is that the external force on the body always arises due to some other body. ठीक है, ये इस बॉडी पे हमने देखा अपने आप बॉडी मूव नहीं करेगी. सो सम एक्सटर्नल फोर्सेज रिक्वायर. एक्सटर्नल फोर्स क्या होगी, कोई ना कोई बॉडी प्रोवाइड करेगी. ठीक है, सो ऑलवेज कंसिडर अ पेयर ऑफ बॉडीज़. ठीक है, हमेशा जो भी फोर्स आ रही होगी, एक्सटर्नल फोर्स आ रही होगी, दैट इज़ ऑलवेज थ्रू द पेयर ऑफ बॉडीज़. अगर बॉडी बी है तो बी अपने आप मूव नहीं करेगी अनटिल अनलेस कोई और एक्सटर्नल एजेंसी लगाए. सपोज वी टेक दिस एज अ ए. ठीक है, सो दीज आर द पेयर ऑफ बॉडीज. तो बी गिव राइज टू एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन बी. बी ने ए पे फोर्स लगाई. सो द नेचुरल क्वेश्चन इज कि डज ए विल गिव राइज टू द एक्सटर्नल फोर्स ऑन ए. द आंसर इज येस. ठीक है, बट इन सम केसेस इट इज़ विजिबल लाइक इन टर्म्स ऑफ प्रेसिंग द कॉइल. इफ यू प्रेस अ स्प्रिंग
इफ़ यू प्रेस इस कॉइल्ड स्प्रिंग, आप यहाँ पे पुश लगाते हो तो यू कैन सी के द स्प्रिंग इज गोइंग टू पुश यू बैक एंड यू कैन सी दैट डिफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर हैंड ऑल्सो, ठीक है, यू कैन सी इन योर हैंड, यू कैन फील इट. बट व्हाट अबाउट the bodies, if we take the two bodies, like the if the body which are not in contact, like the earth is pulling the stone downward in the gravity, whether the stone is also pulling the earth, so that is not seems visible, but actually according to Newton that is also true, कि that stone is also applying the force on the earth, the stone is also applying the force. So Newton's का ये था कि if a body is there, ठीक है, so if a body is there B, so इसके ऊपर मूव कराने के लिए इसको एक एक्सटर्नल फोर्स अगर लग रही है तो एक्सटर्नल फोर्स किसी और बॉडी से आ रही होगी ए से, ठीक है. सो इस पे जो फोर्स आ रही है, जो एक्सटर्नल फोर्स, सेम इस पे भी एक्सटर्नल फोर्स बी जो एक्सटर्नल फोर्स है वो ए पे लगा रहा होगा एट द इंस्टेंट ए जो एक्सटर्नल फोर्स बी पे लगा रहा होगा, ठीक है. सो बोथ द फोर्स ऑलवेज अकर इन द पेयर, ठीक है. सो नाउ हेयर ऑल्सो, सो ही हैज़ एक्सप्लेन्ड के we have seen it in terms of pressing of the coil, हम लोगों को वो दिख जाता है, तो it is in that it is quite visible. But in terms of when the earth is pulling down the stone, तो one external force is looking on the stone कि earth is pulling it down. So can it be visible कि the stone is also exert the force on earth? So देखने पे वो आंसर नहीं लगता, but according to Newton it is yes, कि that stone is also pushing the अर्थ टूवर्ड इट, बट इट इज़ नॉट नोटिसेबल बिकॉज अर्थ इतना बड़ा है कि उसका इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज़ वेरी स्मॉल, ठीक है. जो स्टोन का इम्पैक्ट ऑफ फोर्स है वो वेरी स्मॉल है, तो जो एक्सेलरेशन होगी अर्थ की वो इतनी छोटी है कि इट इज़ नॉट एट ऑल विजिबल और वी कैन नेग्लेक्ट दैट. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटोनियन मैकेनिक्स, फोर्स नेवर अकर सिंगली इन द नेचर, ठीक है. फोर्स नेवर अकर सिंगली इन द नेचर, म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑलवेज अकर between two bodies. जब भी एक बॉडी दूसरे पे एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, देयर इज ऑलवेज ए म्यूचुअल अट्रैक्शन एंड फोर्स नेवर अकर सिंगली इन द नेचर, ठीक है. ऑलवेज ऑल द फोर्सेस और ऑलवेज इज अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज, और वो हमेशा दे ऑलवेज अकर इन पेयर. अगर एक बॉडी दूसरे पे लगाएगी, दूसरी बॉडी एक पे लगाएगी. So further the mutual forces between two bodies are always equal and opposite, ठीक है. और that is what the Newton third law कि every action there is an equal and opposite reaction. तो थर्ड लॉ यही कह रहा है कि दो बॉडी कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाने के लिए दूसरी बॉडी चाहिए. दूसरी बॉडी जब एक्सटर्नल फोर्स लगाएगी, सो पहली बॉडी पे, तो पहली बॉडी भी सेम फोर्स लगाएगी दूसरी बॉडी पे, बिकॉज वी नो कि फोर्सेस आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, और ये इक्वल एंड अपोजिट फोर्स होगी. दिस इज एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स. सो दैट इज व्हाट इट्स बीन मेंशन्ड हियर. सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग कि न्यूटन मैकेनिक्स में क्या है, फोर्स नेवर अकर सिंगली इन नेचर. जो भी फोर्स होगी, फोर्स इज ऑलवेज अ म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज एंड फोर्स नेवर अकर सिंगली इन द नेचर, ठीक है. सो नाउ इस लाइन को, टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, सो देयर इज क्वाइट अ मिसकंसेप्शन रिगार्डिंग दिस. सो वी विल see what can be the misconception and we'll try to resolve that. So यहाँ पे जो टर्म रिएक्शन और एक्शन बताया गया, that is nothing but the force, ठीक है. that is a force कि अगर दो बॉडी हैं, सपोज ये ए बॉडी है, ये बी बॉडी है, तो ए बी पे फोर्स लगा रही है, तो फोर्स ऑन बी बाय ए इज़ नथिंग बट दैट इज़ इक्वल टू माइनस टाइम्स ऑफ फोर्स ऑन ए बाय बी, ठीक है. सो वी कैन टेक एनी वन एज एक्शन. हम जो बी पे फोर्स है उसको एक्शन ले सकते हैं, और ए जो बी ए पे लगा रहा है उसको रिएक्शन ले सकते हैं, या हम अपोजिट भी कर सकते हैं. तो इट इज़ एन इंटरचेंजेबल टर्म. तो फोर्स ऑलवेज, तो इससे क्या है, एक्शन रिएक्शन हम कुछ भी ले सकते हैं, और दिस इज व्हाट नथिंग बट द फोर्स ओनली, एंड फोर्स ऑलवेज अकर्स इन पेयर, ठीक है. फोर्स ऑलवेज अकर इन पेयर, एंड फोर्स ऑन द बॉडी ए बाय बी इज इक्वल एंड अपोजिट टू द फोर्स ऑन द बॉडी बी बाय ए, ठीक है. Now the term action and reaction give the wrong impression. The action comes, so यहाँ पे cause effect का रूल नहीं है कि आपका पहले एक्शन आया फिर उसका रिएक्शन आया. ये राइट अवे जैसे ही एक्शन आया और उसी राइट अवे सेम इंस्टेंट उस पर रिएक्शन आता है. इट इज़ नॉट कॉज एंड इफेक्ट कि एक्शन आया फिर उसका रिएक्शन आएगा. इट इज़ नॉट नथिंग लाइक दैट. देयर इज़ नो सच कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप हियर. द थर्ड लॉ इटसेल्फ सेज कि फोर्स जैसे ही उसने ए पे फोर्स लगाया बी ने, तो सेम वे एकदम से बी फोर्स लगा देगा ए पे, ठीक है, एट द सेम इंस्टेंट, ठीक है. So or any one of them you can call it action and the reaction. There is no cause and effect relationship here. So यहाँ पे जो another point है, ये जो action reaction है that is happening on the different body, that is not happening on the same body. अगर ये जो दो बॉडी हैं, तो इस पे अगर ये वाली फोर्स लग रही है, that is F on, ये A है मेरा, ये B है, तो F on A on B, ये जो फोर्स लग रही होगी F on A on B, it is happening here A पे, और F on
बी बाय ए, इट इज़ हैपनिंग ऑन द बॉडी बी, ठीक है। ये दोनों फोर्स जो हैं एक ही बॉडी पे नहीं लगती, ये दोनों फोर्स अलग अलग बॉडी पे हैं, सो इट इज़ नॉट ऑन द सेम बॉडी, दैट्स एक्ट्स ऑन अ डिफरेंट बॉडीज, ठीक है। एंड अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट इज़ इक्वल एंड अपोजिट, तो फोर्स ऑन ए by B that is equal to this, and force on B minus times of force on A, these are equal and opposite forces. So thus if you are considering the motion of one body, ठीक है, जब भी हम एक बॉडी का मोशन लेते हैं, so suppose if this block is here and you apply a force onto it, ठीक है, ब्लॉक पे आपने फोर्स लगाई F, तो ब्लॉक आपको भी फोर्स लगाएगा F, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को सिस्टम ले लूँ, तो ये जो हो गई, ये दोनों के बीच में ये हो गई इंटरनल फोर्सेस, तो नेट फोर्स यहाँ पे जीरो हो जाएगी। अगर मैं केवल ब्लॉक को सिस्टम लेके चलूँ यहाँ पे, ठीक है, इफ़ आई टेक दिस ब्लॉक एज सिस्टम, ठीक है, इफ़ यू अप्लाई द फोर्स, इफ़ यू टेक ब्लॉक एज ए सिस्टम, देन देर इज एन एक्सटर्नल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक F, ठीक है। तब मैं ये एक्सटर्नल फोर्स लूँगा ब्लॉक पे, देन आई कैन से ओके ब्लॉक इज हैविंग वन एक्सटर्नल फोर्स F विच इज़ मेकिंग हिम एक्सेलरेट, ठीक है। बट इफ़ आई टेक बोथ एज ए बॉडी, अगर मैं दोनों को बॉडी लेकर चल रहा हूँ, देन दीज टू फोर्सेज विल बी द इंटरनल फोर्सेज, ठीक है। तब इस केस में इंटरनल फोर्स हो जाएगी, देन देर विल नॉट बी एनी मोशन इन द बिकॉज ऑफ दिस फोर्स, देर विल नॉट बी एनी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ठीक है। Now in this case only we have seen कि if the motion is there on one body, only one of the forces, अगर मोशन एक बॉडी पे ले रहे हो तो आपको एक ही फोर्स, one of the two forces is relevant. So if you add both the forces on one body, आप दोनों forces एक body पे add कर दोगे, you will get the net force as 0, which is a error, which is going to give you the error. However, if you're considering a system of bodies as a whole, अगर आप पूरा का पूरा सिस्टम ले रहे हो, suppose this is your system के अंदर internal forces है, और ये अगर कोई external force इस पे लगा रहा है, तो ये इस पे एक्सटर्नल फोर्स लगा रहा है, ये इस पे अपोजिट फोर्स लगा रहा है, ठीक है। तो इस पे जो मेरी फोर्सेस लग रही होंगी, ये वाली फोर्सेस तो जीरो होंगी, ये एक इस पे एक्सटर्नल फोर्स लग रही होगी, ठीक है, दिस इज इट्स एक्सटर्नल फोर्स। और जो सिस्टम के अंदर जितनी भी फोर्सेस होती हैं, अगर मैं इतना पोर्शन ले लूँ, अगर मैं इफ़ आई टेक दिस पोर्शन, तो उस पर ये वाली मेरी नाउ एक्सटर्नल फोर्स है, ठीक है, दिस इज़ माई एक्सटर्नल फोर्स। अगर मैं इस पूरे को एज ए सिस्टम ले लूँ, तो यहाँ पे जो ये दोनों फोर्सेस होंगे, दे विल बिकम माई इंटरनल फोर्सेस, देन दीज टू फोर्सेस इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट माई सिस्टम्स मोशन, ठीक है, इसका कोई एक्सेलेरेशन नहीं होगा बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस, ओनली दिस एक्सटर्नल फोर्स इज गोइंग टू एक्सेलरेट द सिस्टम, ठीक है। तो यहाँ पे यही बता रखा है कि कंसिडरिंग द सिस्टम ऑफ टू बॉडीज एज ए होल, FAB and FBA are the internal forces on the system, ठीक है, ये दोनों internal forces हैं, then they add up and give the null forces. Internal forces of the body or the system of particle thus carries away in the pair. So it is important fact that we are going to consider जब हम system of particles पढ़ेंगे अपने mechanics 2 में, there we are going to see this quite often, ठीक है, वहाँ पे हम लोग internal forces काफ़ी देखेंगे between two bodies. So this thing we are going to see a lot there, ठीक है। So इसके अंदर यही है कि जो दोनों forces हैं that is acting on डिफरेंट बॉडीज, जब एक बॉडी को कंसिडर कर रहे हैं, देन यू कैन टेक वन फोर्स ओनली। और अगर आप दोनों बॉडी को एज ए सिस्टम लेके चल रहे हैं, फॉर इंस्टेंस अगर आप ग्रेविटी और अर्थ, जैसे बॉडी और स्टोन और अर्थ को अगर आप सिस्टम लेके चल रहे हैं, तो जो ग्रेविटी हो गई दैट इज़ अ इंटरनल फोर्स। तब आप ये नहीं देखेंगे कि देन इन दैट केस यू कैन नॉट से कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दैट इज़ लाइक ए एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है, वी कैन नॉट कंसिडर दैट, देन बोथ ऑफ देम आर लाइक बोथ ग्रेविटेशनल फोर्स इज माई इंटरनल फोर्स, ठीक है। हम एक्सटर्नल फोर्स कब लेके चलते हैं, व्हेन वी टेक स्टोन एज अर सिस्टम ओनली, केवल हम स्टोन पे ही हम सारी फोर्सेस लगाते हैं, देन इन दैट केस यू कैन टेक ग्रेविटी एज एन एक्सटर्नल फोर्स, ठीक है। सो विल टेक दिस क्वेश्चन और उसके बाद विल सी द कंट्रीब्यूशन ऑफ सर आइजैक न्यूटन, और उसके बाद विल रैप इट अप। सो यहाँ पे क्या क्वेश्चन है मेरा कि एक बॉल ऐसे जा रही है, टू बिलियर्ड बॉल्स आर देयर, they are striking the rigid ball with the same speed but at different angle and get reflected without any change in speed. ये यहाँ से यहाँ गई, ठीक है, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके आ गई। अब मेरे को बतानी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल ड्यू टू ईच बॉल, दोनों की डायरेक्शन ऑफ फोर्स बतानी है कि ऑन द वॉल, ठीक है, बॉल की वजह से डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या है वॉल के ऊपर, ठीक है, इस वॉल के ऊपर व्हाट इज माई डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सेकंड बताना है रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्सेस इम्पार्टेड बाय द बॉल्स ऑन द वॉल, ठीक है, इम्पल्स बतानी है वॉल के ऊपर कितना बिकॉज ऑफ द बॉल। तो इसके अंदर वही दे रखा है कि फर्स्ट इंप्रेशन में ये लगता है कि यहाँ से हॉरिजॉन्टल, यहाँ से परपेंडिकुलर जा रही है, सो बॉल जो होगी जब यहाँ पे हिट कर रही होगी, सो इट इज़ गोइंग टू अप्लाई द फोर्स हेयर, ठीक है, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऐसे लगेगी, बट यहाँ पे अगर हम देखें तो ये बॉल ऐसे आ रही है, सो इट सीम्स कि यहाँ पे फोर्स ऐसे लगेगी, मतलब इट सीम्स लाइक दैट, बट इट इज़ नॉट द केस। इन बोथ द केस वी विल सी कि जो फोर्स लगेगी ऑन द वॉल इज़ ऑलवेज नॉर्मल। अब देखते हैं क्यों लगेगी
we are going to first apply the Newton's second law and then we are going to apply the Newton's third law to check it. ठीक है, सो कैसे चेक करेंगे कि जो हमारा चेंज इन मोमेंटम होता है, दैट इज़ व्हाट इज़, जो मेरा फोर्स इट्स गोइंग टू चेंज मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम जो होता है वो अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है, अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। हमारा चेंज इन मोमेंटम जो होता है अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होता है। यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम क्या हो रहा है, बॉल का, बॉल इस डायरेक्शन में जा रही है, देन द चेंज इन मोमेंटम इज हैपनिंग हियर, ठीक है। मैग्नीट्यूड निकाल लो आप चेंज इन मोमेंटम का, चेंज इन मोमेंटम कितना है, हाउ मच इज़ द चेंज इन मोमेंटम, सो वील अप्लाई इट विद द इम्पल्स मोमेंटम इक्वेशन। इनिशियल अगर ये डायरेक्शन में पॉजिटिव लेके चल रहा हूँ, सो इनिशियल क्या है इसका m इंटू यू प्लस इस पर इम्पल्स लगा होगा, और फाइनल कितना आ रहा है इस पर माइनस u इंटू माइनस एम इंटू यू, ठीक है, माइनस एम इंटू यू, ठीक है। यहाँ से इम्पल्स मेरा जो आ रहा है दैट इज़ नथिंग बट माइनस एम इंटू यू, और इम्पल्स और फोर्स की मेरी डायरेक्शन सेम रहती है, ठीक है। सो यहाँ पे जो फोर्स आ रही है इसकी इस डायरेक्शन में आ रही है, ये वाली मैंने नेगेटिव डायरेक्शन ले रखी है ना, ये वाली नेगेटिव डायरेक्शन है और ये वाली मेरी पॉजिटिव डायरेक्शन है। सो मेरी जो ये बॉल पे फोर्स लग रही है, बॉल पे इम्पल्स लग रही है फ्रॉम द वॉल इज इट्स दिस डायरेक्शन माइनस यू, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम जिस डायरेक्शन में हो रही होगी इट इज़ बिकॉज ऑफ द फोर्स इन दैट डायरेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी आ गई ये इम्पल्स एंड दिस इज़ माई मैग्नीट्यूड। अब इसमें देखते हैं कि चेंज इन मोमेंटम किस डायरेक्शन में हो रही है, जिस डायरेक्शन में चेंज इन मोमेंटम हो रही है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रही है। तो अगर मैं ये वाली लूँ, इसकी मैं वेलोसिटी आई ब्रेक इट डाउन इनटू टू, ये वाली वेलोसिटी में एंड दिस वेलोसिटी में, ये वाली कितनी हो गई मेरी u cos थीटा, ठीक है, और ये वाली कितनी हो गई u sin थीटा। और यहाँ पे जो वापस जा रही है, अगर मैं इसको भी ब्रेक कर दूँ तो ये यहाँ पे ऐसी थी हॉरिजॉन्टल में, अब वापस ऐसे जा रही है u cos थीटा से, और ये u sin थीटा। तो अब हम देखें यहाँ पे ये वर्टिकल वेलोसिटी में तो कोई भी चेंज नहीं हुआ है मेरा, सो दैट मीन्स जो फोर्स इज़ नॉट देयर इन वर्टिकल मोशन, वर्टिकल में कोई भी फोर्स नहीं है मेरी, क्योंकि वर्टिकल में मेरा कोई चेंज इन मोमेंटम नहीं हुआ। चेंज इन मोमेंटम कहाँ हुआ है मेरा, सारा हॉरिजॉन्टल में, और चेंज इन मोमेंटम कितना हुआ है मेरा, इनिशियल क्या था मेरा u cos थीटा पॉजिटिव प्लस इम्पल्स इज इक्वल टू माइनस u cos थीटा, ठीक है। इम्पल्स कितना आ गया मेरा माइनस 2u cos थीटा। तो दिस इज़ ऑल्सो द डायरेक्शन, ये वाली डायरेक्शन आ गई मेरी फोर्स की, ठीक है। इम्पल्स और फोर्स की डायरेक्शन सेम है, तो ये दैट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ माई दैट इज़ अ डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द बॉल, ठीक है। अब मेरे को निकालनी है डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल, ठीक है। अब ये जो फोर्सेस आई हैं मेरी ऑन द बॉल आई हैं, अब मैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन द वॉल निकालूंगा। विल अप्लाई द न्यूटन्स थॉट लॉ, इक्वल एंड अपोजिट इक्वल एंड अपोजिट, जितना बॉल पे लग रहा होगा उतना ही वॉल पे लग रहा होगा। सो वॉल पे इस केस में ये वाली फोर्स आ रही होगी और सेकंड केस में ये वाली। सो दोनों केस में हमने देखा नॉर्मल में ही फोर्स आ रही है। इट इज़ नॉट लाइक कि अगर इस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रही है तो ऐसे फोर्स आएगी, इट इज़ नॉट लाइक दैट। दोनों केस में हमने देखा कि जो हिट कर रही है बॉल को, बॉल जब हिट कर रही है, सो हमेशा दोनों केस में माई फोर्स इज कमिंग ऑन दिस वॉल इज नॉर्मल, ठीक है। सो दैट इज़ वॉट इट इज़ देयर कि इन बोथ द केसेस वी गेट इट एंड यू कैन, सो दिस वी हैव सीन कि दोनों मेरी वर्टिकल में देर इज़ नो चेंज इन माई मोमेंटम इन वर्टिकल में देर इज़ नो चेंज इन मोमेंटम, ओनली हॉरिजॉन्टल में चेंज है। पहले इट इज़ मूविंग हेयर देन इट इज़ कमिंग बैक हेयर, सो देर इज़ अ चेंज इन मोमेंटम इन माई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो चेंज इन मोमेंटम इज़ ऑलवेज प्रोवाइडेड बाय द इम्पल्स से आई कैन गेट कि जो डायरेक्शन ऑफ इम्पल्स होगी वही मेरी डायरेक्शन ऑफ माई फोर्स होगी, ठीक है। सो चेंज इन मोमेंटम इज प्रोवाइडेड बाय द इम्पल्स, ठीक है। और उसके बाद न्यूटन्स थर्ड लॉ लगाया एंड वी हैव सीन द वैल्यू ऑफ आवर डायरेक्शन ऑफ माई फोर्स ऑन द वॉल, ठीक है। अब विल सी द आइजैक न्यूटन्स का थोड़ा बहुत देख लेते हैं व्हाट इज बीन मेंशन्ड हियर। सो आइजैक न्यूटन, तो फर्स्ट थिंग इट्स बीन टोल्ड कि ही born when the Galileo died, the year Galileo died and the day he was born. Why it has been linked? Because Isaac Newton worked extensively on the work of Galileo and built up the complete laws of motion, laws of optics on the work of Galileo. So it's been mentioned that he is an extraordinary mathematical ability and the mental aptitude. A plague happened. He has to work in his mother farm and 2 years of solitude. But he still, because of his creativity, he just work on the physics. So उसमें what he has done binomial theorem of negative numbers and the fractional exponent, इन दोनों का, negative का और fractional exponent का, he has worked on the binomial theorem. Then he has started working on the calculus, inverse law of gravitation and the spectrum of white light, that he has started building up on that, and he has done the investigation on optics and build up a reflecting telescope as soon as he has started going to
his college, but Cambridge. Then he has written down one book which is called Principia or Mathematica. ठीक है, this book has been published, scientific work published by him, and it consists like fundamental of many scientific works, like for instance three laws of motion, it's been mentioned here. Universal law of gravitation, it is there. He explained the Kepler's laws of planetary motion also, it's been mentioned here. Then basic principle of fluid mechanics, mathematics of wave equation, calculation of masses of earth, sun and planets, precision of equinoxes and the theory of tides, all been mentioned in this Principia Mathematica. ठीक है, so he has done a good amount of work in the optics, which was also summarized in this book. The optics, he has summarized his work on light and color. So it's been mentioned here that the scientific revolution which was triggered by the Copernicus and which was steered vigorously by Kepler and Galileo, and the grand completion has been done by Newton. So started by Copernicus, it's been then pursued by Galileo, and then it was finalized by Newton. Okay, and the major factor for him is he unified the terrestrial and the celestial gravity. So it is one first step of the unification towards our forces. So he unified the terrestrial and the celestial gravity. So in that, what is that? Okay, same mathematical equation for the apple falling on the ground and the motion of the moon around the earth. ठीक है, same mathematical equation से हम लोग we can apply it जिस तरीके से एप्पल गिरता है ग्राउंड पे, and the same we can apply the motion of the moon around the earth. ठीक है, same mathematical equation. So that is what the unification of our terrestrial and the celestial gravity. ठीक है, so that's all for today. हम देख लेते हैं थोड़ा एक what we have done. Yes, so Newton's second law we have seen. आज वी हैव सीन द न्यूटन सेकंड लॉ. हमने किस तरीके से बिल्डअप किया, पहले हमने क्वालिटेटिव बिल्डअप किया. वी हैव सीन द इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन द पैरामीटर्स ऑफ मोमेंटम. फर्स्ट हमने देखा मास का, वी हैव सीन इट विद द हैवी मास एंड विद द लाइटर मास, तो क्या फोर्स का इम्पैक्ट आता है. देन वी हैव सीन इट ऑन द वेलोसिटी, के लाइट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, लाइक बुलेट वाला केस देखा, अगर कम वेलोसिटी से मूव कर रहा है सेम मास, या ज़्यादा वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो रोकने के लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा अगर फास्ट वेलोसिटी से आ रहा है. फिर हमने टाइम का देखा फैक्टर विद द कैचिंग ऑफ द बॉल. फिर हमने डायरेक्शन का भी एक फैक्टर देखा, हाउ द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कमिंग ऑन द डायरेक्शन. तो ये वाला फैक्टर हमने देखा, इफ़ यू रोटेट द बॉल इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, तो आप देखेंगे कि यू विल हैव टू अप्लाई द फोर्स टू कीप द बॉल मूविंग, बिकॉज यहाँ पे मैग्नीट्यूड सेम है बट द डायरेक्शन ऑफ माई मैग्नीट्यूड इज कंटिन्यूसली चेंजिंग. ठीक है, डायरेक्शन बिकॉज वेलोसिटी का डायरेक्शन कंटिन्यूस चेंज कर रहा है. सो इन दैट यू हैव टू अप्लाई द फोर्स टू मेंटेन द मोशन. और इसमें हमने फिर देखा कि इफ़ यू आर गोइंग टू I'll just see it again. So in this we have seen कि if you are going to increase its velocity, that means you are going to increase the momentum. आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी यहाँ पे. ठीक है, you have to apply the more force onto it. और if you are going to reduce down the radius, अगर आपका इसका छोटा भी रेडियस कर रहे हैं तो क्या होगा, again you have to put more force onto it because in that case you are increasing the acceleration. Acceleration क्या होता है इसका v²/r, तो r छोटा कर रहे हैं तो you are increasing the centripetal acceleration बढ़ा रहे हैं. That means you have to do greater amount of force required to move the ball in this circular motion. ठीक है, so it's been mentioned here. So greater acceleration, greater rate of change in momentum. ठीक है, and so the greater the rate of change in momentum vector and the greater the amount of force applied. ठीक है, so this we have seen it here in the direction terms. ठीक है, फिर इसके बाद हमने we have seen after seeing this qualitative analysis, what we have done, we have built up a quantitative framework के rate of change of momentum जो होता है that is directly proportional to the force. ठीक है, rate of change of momentum it is directly proportional to the force, और जो change in momentum हो रहा है that is along the direction of force, उसके basis पे हमने किया that is f is directly proportional to dp/dt. ये मैंने एक फैक्टर लिया है और we have done it k dp/dt. ठीक है, सो फ्रॉम हेयर अगर मेरा p जो है हमने मास कांस्टेंट ले रखा है, देन फ्रॉम देयर वी हैव डिराइव्ड f इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ m इनटू a, और k बिकॉज दिस इज वी हैव टेकन इट एज अ यूनिट बिकॉज देयर वाज नो यूनिट डिजाइन बिफोर फॉर द फोर्स, सो दिस वी टेक इट एज अ यूनिट. सो फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी वी टेक द वैल्यू ऑफ 1. ठीक है, हमने 1 वैल्यू ले ली तो यहाँ पे फोर्स आ गया मेरा m इंटू a. ठीक है, ये मेरा फोर्स आ गया. सो फ्रॉम दैट वी हैव बिल्ड अप. फिर उसके बाद हमने देखा एक इम्पल्स का कॉन्सेप्ट. इम्पल्स क्या होते हैं मेरी कि लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स फॉर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो इन दैट ऑल्सो कि फोर्स अगर मेरी कम फोर्स है फॉर द स्मॉलर अमाउंट ऑफ द टाइम, दैट इज़ नॉट गोइंग टू चेंज द मोमेंटम. बट यहाँ पे फोर्स का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा होता है दैट जस्ट चेंज द डायरेक्शन. हमने देखा था ना जिस इन टर्म्स ऑफ कोलिजन कि अगर बॉल बैट से कोलाइड करती है, बॉल जब
खेलते हैं तो बॉल इज़ गोइंग टू हिट द बैट एंड द बॉल इज़ चेंज द डायरेक्शन एंड गोइंग इन अ डिफरेंट डायरेक्शन. तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स इट्स बिन देयर, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स इज देयर फॉर अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ टाइम. ठीक है, सो दैट इज चेंजिंग द मोमेंटम, वो मोमेंटम चेंज कर रही है. तो यहाँ पे क्या होता है ना, हम लोग मोमेंटम पता कर सकते हैं, चेंज इन मोमेंटम, बट वी कैन नॉट नो इंडिपेंडेंटली कि कितने टाइम पीरियड के लिए वो कोलिजन हुआ और कितनी ज़्यादा फोर्स थी. वी नेवर नो डैट, बट उन दोनों का प्रोडक्ट यू नो. ठीक है, एफ इंटू टी यू नो फ्रॉम द फैक्ट के इट इज़ एफ इंटू टी, ये क्वान्टिटी इट इज़ नथिंग बट चेंज इन मोमेंटम, और इस क्वान्टिटी को हम लोग बोलते हैं इम्पल्स. इस क्वांटिटी को बोलते हैं हम इम्पल्स. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा न्यूटन्स थर्ड लॉ कि जो हमारी एक्सटर्नल एजेंसी होती है, जो कि फोर्स लगा रही होती है एक्सटर्नल फोर्स, तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है. एंड वी हैव बिल्ड अप के द फोर्स इज ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स, इट इज़ ऑलवेज देयर इज ऑलवेज ए म्यूचुअल इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज़. ठीक है, फिर हमने उसके ऊपर देखा अंदर कि कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटर्नल एंड द इंटरनल फोर्सेस. अगर हम सिस्टम ऑफ बॉडी लेके चल रहे हैं, देयर मस्ट बी जो हम एक बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लेके चल रहे हैं, अगर हम सिस्टम ऑफ बॉडीज़ लेके चलें, सो दोज एक्सटर्नल फोर्स माइट बिकम इंटरनल फोर्स ऑन द सिस्टम ऑफ बॉडीज़. ठीक है, सो ठीक है, फिर इतना वी हैव सीन इट, इतना कॉन्सेप्ट हमने देख लिया. अब नेक्स्ट लेक्चर में वी आर गोइंग टू सी आवर टॉपिक एक बार. आई ट्राई टू, देखता हूँ मैं इसको और थोड़ा ईजी तरीके से समझा पाता हूँ इस फैक्टर को, वेक्टर विद द चेंज इन मोमेंटम. आई ट्राई टू थिंक इट ओवर, नहीं तो फिर विल सी. अब नेक्स्ट जो है हम लोग देखेंगे, वी आर गोइंग टू सी, विल स्टार्ट विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, दैट इज़ नथिंग बट योर एक्सटेंशन ऑफ योर न्यूटन्स थर्ड लॉ ओनली. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखेंगे. वी आर गोइंग टू सी इक्विलिब्रियम ऑफ पार्टिकल, कॉमन फोर्सेस. सो most of the physics books or the physics lectures start from here itself. They just start with F is equal to ma or initially inertia के कुछ चीज़ बता के, and we'll start solving the problem. But getting to know the first law and the second law with intuitively, it is really challenging. ठीक है, फिर so that's all for today. We'll meet up in next lecture. So all right, thank you.